हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत आप सबका सीए फाउंडेशन के पहले चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब से सीए इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस लॉन्च करा तब से मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये चैप्टर सीए फाउंडेशन में आया। दोस्तों, आज से पहले जब भी सीए फाउंडेशन में पहला चैप्टर पढ़ाया जाता था तो उस चैप्टर का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब सीधे ही हम एक चैप्टर पर आ जाते थे और किताब के अंदर कहीं पर कोई इस बात की जानकारी नहीं थी कि लॉ कहते किसे हैं। बच्चा बेचारा मासूम, आप भी बहुत मासूम होंगे, बच्चा बहुत मासूम बेचारा किताब के पन्ने पलटने की बात कोशिश करता था ये ढूंढने की कि लॉ के जनरल बेसिक्स के बारे में तो कम से कम हमें पता चले, लॉ कितने टाइप का होता है, लॉ असल में क्या होता है, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट लॉ पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये सब कुछ बच्चे के मन में रहता था, हम डिस्कस करते थे। लेकिन ऑफिशियली जब से नई सिलेबस आया है, जब से नया स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सीए इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा, तभी से ये चैप्टर कोर्स में आया। तो अच्छी बात है दोस्तों, हम सब मिलकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको आज की जो आपके चैप्टर की पहली क्लास है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने रजिस्टर को रेडी रखना है और अपने रजिस्टर को मेरे साथ क्लास में कंप्लीट करना है। दोस्तों, किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा किताबें पढ़ने के लिए, रीडिंग कितनी भी कर लीजिए, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको मेन एग्जाम पेपर में राइटिंग करनी है। ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। इस पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरा आंसर लिखना होगा। तो जब आपको पूरा आंसर लिखना होगा तो क्लास में भी हमें रोजाना लिखने की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए ना भाई। हमें जैसा मैच फाइनल डे पे खेलना है, जैसी परफॉर्मेंस हमें फाइनल डे पे दिखानी है, बिल्कुल वैसे ही तो हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम सब कुछ लिखेंगे, जो हम लिखेंगे वो आप भी लिखेंगे क्लास में मिलकर हमें तैयारी करनी है। जो मैं लिखवाऊं उसको एज इट इज कॉपी करिए, जो मैं पढ़वाऊं उसको एज इट इज पढ़िए। बस सीए फाउंडेशन गारंटीड क्लियर हो जाएगा। लॉ जैसे नए सब्जेक्ट में भी आपको कोई डर लगना नहीं चाहिए। हम और आप जब साथ साथ हैं तो डर की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपने नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए, अपने रजिस्टर्स को रेडी रखिए और मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा जैसे एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चा कहता है कि चलो इसको मैं बाद में डिटेल में समझ लूंगा, अब अगले टॉपिक पर आते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर की अगर बात करें तो 6 कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ 6 टॉपिक हैं। तो जब टोटल 6 टॉपिक से और पहला टॉपिक खत्म हो तो पहले टॉपिक खत्म होने के बाद 1 मिनट पॉज लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और फिर उसके बाद सोचिए कि हाँ मुझे ये पहला टॉपिक समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। ठीक है, हर टॉपिक के बाद पॉज लीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि आपको ये सब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। राइट, सो वी विल नाउ स्टार्ट चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर। चलिए लिखना शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी से मतलब होता है रेगुलेशंस से शब्द बना है रेगुलेटरी। रेगुलेशंस मतलब वो नियम कायदे जो हमें और आपको फॉलो करने हैं। तो हिंदुस्तान में जो नियम चलते हैं, जो कानून चलता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है, कौन बनाता है, कौन उसको फॉलो करवाता है, जो लोग फॉलो नहीं करते उन बदमाशों को कैसे सजा दी जाती है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर टोटल 6 टॉपिक्स इसके अंदर हैं। हम सबसे पहले टॉपिक की अब शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन। बिना समय वेस्ट करे पहला टॉपिक लिखिए, इंट्रोडक्शन। आपको भी अपने रजिस्टर में उसी प्रकार हेडिंग्स डालनी है, अपनी नोटबुक को उसी प्रकार मेंटेन करना है जिस प्रकार मैं आपके सामने यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ। जब तक आप अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समस्या होती ही रहेगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें।
मेरे लेक्चर लेने के बाद आपको जीवन में ये कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लिखें, क्योंकि जब हर क्लास में इतना लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें लिखना है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहली हेडिंग, व्हाई डू वी स्टडी लॉ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहला टॉपिक ये है। सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आना चाहिए कि हम कोई एलएलबी तो कर नहीं रहे, या हम वकालत की पढ़ाई करने तो आए नहीं। हमने तो अपने जीवन में सोचा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हमें तो अकाउंट सिखाया जाएगा। तो दोस्तों कौन मना कर रहा है? पेपर नंबर 1 तो आपका अकाउंट्स ही है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा आपने अकाउंट्स का ही अध्ययन करना है, पहला पेपर ही अकाउंट्स का देना है आपने जाके। लेकिन कानून का भी पता आपको होना चाहिए। क्या रीजन है, क्यों पता होना चाहिए आपको लॉ, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप ऐसे इमेजिन करिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या होगा। जब आप सीए बन जाएंगे तो उसके बाद होना क्या है, अल्टीमेटली क्या होना है वो बताओ आप मुझे। या तो आप बनेंगे एज एन एम्प्लॉय ऑफ सम एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे आफ्टर योर डिग्री ऑफ कोर्स। दूसरा यह है कि आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपने क्लाइंट्स का जो लीगल वर्क है, जो अकाउंटिंग वर्क है, जो टैक्सेशन वर्क है, वो आप संभालेंगे। मतलब आइदर योर प्रैक्टिस, राइट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलते हैं वैसे ही आप अपना ऑफिस खोलेंगे और वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे। तो एक हो गया बिजनेस काइंड ऑफ प्रोफेशन और एक हो गया जॉब, एम्प्लॉयमेंट। दोनों ही सूरतों में सामने वाला ये उम्मीद करेगा कि आपसे बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। भाई अगर कोई विदेशी व्यक्ति सिंगापुर से भारत आता है और वो भारत आकर भारत में बिजनेस स्थापित करना चाहता है और वो आपके पास आया, तो जरा सोचिए कि आपको ये कैसे पता होगा कि भारत के कानून क्या हैं सिंगापुरी कंपनी को भारत में अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो। भाई जरा समझिए कि हिंदुस्तान की एक कंपनी अगर चाहती है कि मेरा डीमर्जर हो जाए, मेरे 2 टुकड़े हो जाए, मैं एक बड़ी से 2 छोटी कंपनी हो जाऊं, ये कैसे संभव है? तो जब तक आपको कानून हिंदुस्तान का नहीं पता होगा ये कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या कहा कि चाहे आपका एम्प्लॉयर हो, मतलब बॉस जहां पर आप जॉब करेंगे, और चाहे आपका वो क्लाइंट हो जो आपके पास आया है आपसे अपना काम करवाने, वो दोनों ही आपसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, वो दोनों ही आपसे एडवाइस चाहते हैं। तो कानून का ज्ञान इसलिए होना जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को सही सलाह दे सकें उन सभी मामलों में जो मामले आपसे संबंधित हैं, हिंदुस्तान के व्यापार से संबंधित हैं। ठीक है, चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। व्हाई डू वी स्टडी लॉ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सबसे पहला लिखिए पॉइंट 1, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट is the first point of contact. Every chartered accountant is the first point of contact. First point of contact for every legal matter in terms of business. राइट, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति को व्यापार से संबंधित कानून के बारे में बात करनी हो तो वो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ढूंढता है। उसके माइंड में सीए का ही नाम आता है। दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं और हम सबको ये मानना पड़ेगा। हो सकता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि भाई इसके पास जाएंगे तो सही राय मिल जाएगी। चलिए पॉइंट 2, chartered accountant should have knowledge of law चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ लॉ, उसको कानून का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? टू एडवाइज मैनेजमेंट
in case of employment, and to clients in case of practice. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में जो दो रास्ते हैं, पहला नौकरी का और दूसरा अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने का, एक प्रकार से व्यापार समझ लीजिए। एक प्रकार से टेक्निकल डेफिनेशन में व्यापार और प्रोफेशन अलग अलग होता है, लेकिन आप सीए फाउंडेशन में अभी इसका ध्यान रखें। तो अगर हम व्यापार या नौकरी किसी में भी हैं, हमको एडवाइस देनी है, मैनेजमेंट को देनी है। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, भाई हमारा सीनियर मैनेजमेंट, हमारा टॉप मैनेजमेंट, हमारे एम्प्लॉयर्स, हमारे जो टॉप पीपल हैं, वो हमसे पूछेंगे आपके मुताबिक ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो आप बताएंगे, तभी जब आपको ज्ञान होगा। और यदि आपका क्लाइंट आपके पास आकर बोलता है अरे मेरे को बचाइए, मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, मुझे समझाइए, तो आप समझाएंगे उसको। तो ये दो क्या बल्कि एक ही है, राय देना, सलाह देना, कंसल्टेंसी देना। ये बात समझ आ गई सर? आप लोगों ने सुना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बहुत सारा जो खेल है वो टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। तो टैक्स लॉ ही तो है, टैक्स का कानून ही तो बनता है, टैक्स के कानूनों में ही तो बदलाव आता है। भाई जैसे टैक्स का कानून है, वैसी कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, वैसी सेल ऑफ गुड्स का कानून है, वैसी पार्टनरशिप का कानून है, वैसी कंपनी का कानून है, वैसी फॉरेन बिजनेस का कानून है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कानून है, सब कुछ कानून ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जो हमें टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं, अभी हम पहले ही टॉपिक के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा कृपया। ठीक है, चलिए पॉइंट 3। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्रोवाइड consultancy only when he possess knowledge of all applicable rules and regulations, all applicable rules and regulations in India। जब तक आपको यह सब नहीं पता होगा तब तक आप राय नहीं दे पाएंगे। तो हमारा पहला सवाल ये पूरा हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन पर्टिकुलर क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारा का सारा जो सिस्टम है लॉ। क्लियर हो गई जी बात? लॉ फाउंडेशन में भी है, सोचिए इंटर में भी है, फाइनल में भी है। जब तीनों लेवल पर उपस्थित है तो कुछ तो बात होगी। तो बस वो ये बात थी, सबसे पहले आपके माइंड से ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हम लॉ पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग यहां पर डालिए। पहली हेडिंग हो गई व्हाई डू वी स्टडी लॉ। ठीक है सर, इस हेडिंग का ऐसा करते हैं कि नंबर दे देते हैं ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस वाज द पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे 1.1 व्हाई डू वी स्टडी लॉ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए पहले हिस्से का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, पर्पस ऑफ लॉ। लॉ बनाया ही क्यों गया। पर्पस ऑफ लॉ। वैसे तो आपको मैं एक बात पहले समझा दूं लिखने से पहले कि अगर एक आपको याद हो तो आप ये सोचिए कि जब आप बचपन में क्लासेस में बैठते होंगे अपने स्कूल्स में, तो वहाँ पर आपके मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग लेवल्स थे। क्लास का एक मॉनिटर था, एक क्लास में क्लास टीचर थी या क्लास टीचर थे, और फिर एक प्रिंसिपल थे, और एक मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन भी होते हैं स्कूल में, शायद आपको पता हो। तो कितने लेवल्स हैं सोचिए स्कूल को चलाने के लिए। वहाँ पर आप एक दिन यूनिफॉर्म पहन के मत आइए, या स्कूल के रूल्स आप ब्रेक कर दीजिए, होमवर्क पूरा मत करिए। तो ये सब रूल्स ही तो थे। सोचिए एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर कितने 1000-2000 बच्चे होंगे,
उन स्टूडेंट्स को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए सोचिए कितने सारे रेगुलेशंस बनाए गए होंगे, कितने सारे नियम बनाए जाते हैं। उनका क्या पर्पस होता है कि सारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकें, अपने राइट्स, उनके जो अधिकार है वो मांग सकें, कोई गलती करे तो उसे पनिशमेंट कर सकें। दोस्तों, जो बातें आप स्कूल के रूल्स में देखते हो ना, बिल्कुल वही बातें देश के लॉ में हैं। जैसे आप स्कूल के अंदर कुछ गलत करते हो और आपको पनिशमेंट मिल सकती है, वैसे ही देश के अंदर भी आप कुछ गलत नहीं कर सकते, करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर हर रेड लाइट पर, रेड लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, हर लाल बत्ती पर सोचिए आप ये सोचने लगेंगे भाई मैं तो अपनी बाइक को स्पीड में उड़ाऊंगा, मैं तो अपनी कार बहुत तेज चलाऊंगा, मेरी बला से कोई मरे जिए, मैं नहीं रुकूंगा लाल बत्ती पर। तो सोचिए आप कैसे चल लेंगे। कोई बच्चा कहने लगा कि सर कार तो मैंने खरीदी है ना, मेरी मर्जी, मेरी संपत्ति, मैं कैसे यूज करूं, मेरी मर्जी, मैं 250 की स्पीड पर चलाऊं। मैंने बोला बेटा तू 500 की स्पीड पर चला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। लेकिन वो सड़क आपने तो खरीद नहीं रखी ना पूरी, भाई आपने ऊपर जाना है तो आप जाइए। वो आपकी चलती गाड़ी से टकराते हुए जो बाकी लोग पैकेज बेनिफिट में ऊपर हो लेंगे, उनका जिम्मेदार कौन? आप। सर जरा समझने की कोशिश करिए। या तो आप एक समुद्र के बीच में कहीं पर एक आइलैंड खरीद लीजिए और खरीद कर अकेले रहिए, वहां पर कोई दूसरा जीव जंतु हो ही नहीं, संसार में रहने वाला कोई प्राणी ना हो, न पशु, न पक्षी, न व्यक्ति, कोई भी, बिल्कुल कोई इंसेक्ट तक ना हो वहां पर, आप, हवा और पानी, बस। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपका मन कुछ भी करिए, भाई कोई व्यक्ति नहीं, उसे मारेंगे कैसे? कोई पशु पक्षी नहीं, उसकी हत्या कैसे होगी? कोई पेड़ नहीं, उसे काटेंगे कैसे? कुछ करिए आप, आपका मन। लेकिन जब आप समाज में रहते हैं, जब आप देश में रहते हैं, तो आप कितनी भी संपत्ति खरीद लें, पूरा देश आपका नहीं होता। तो फिर हमें स्पेस देना होता है सामने वाले को, और हमें अपने स्पेस के अंदर ही अपनी पावर्स रखनी पड़ती हैं। कोई भी बड़ा व्यापारी हो, टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज या अंबानी, राइट, वो अपनी संपत्ति की सीमित मात्रा में ही अपनी पावर्स दिखाते हैं। कानून का पालन सबको करना है। तो फिर अगर कोई पर्पस ऑफ लॉ पूछे, वैसे तो मैं लिखवा रहा हूं, पॉइंट सब मेरे पास लिखे हैं, लेकिन आपसे कोई पर्पस ऑफ लॉ पूछे तो आपको याद करना पड़े या आपको समझना हो, तो आप कैसे समझोगे कि जो आपके स्कूल के रूल्स करते थे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर स्कूल, वही काम दोस्तों यहां पर हमारे किसके अंदर हो रहा है? देश के अंदर। आइए लिखें पर्पस ऑफ लॉ। लॉ प्रोवाइड्स a set of uniform rules. Law performs a set of कौन से रूल्स? यूनिफॉर्म रूल्स, जो सबके लिए एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म रूल्स। These rules and regulations, these rules and regulations shall be followed these rules and regulations shall be followed by every person. हर व्यक्ति इनको फॉलो करेगा। कब? जब वो दूसरों के साथ डीलिंग कर रहा है। जब आप अपने साथ डील कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए, खुद के साथ धोखा करते रहिए, टाइम टेबल बनाइए, मत पढ़िए, एक्सरसाइज का समय रखिए, मत करिए, होमवर्क का टाइम दीजिए, मत करिए, अपने साथ खूब धोखे करिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के साथ करके देखिए, आपको कंक्लूजन्स पता चल जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चल जाएंगे। These rules are to be followed. These rules are to be followed in dealings with other persons, dealings with other person,
और ये जो डीलिंग्स हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल चाहे बिजनेस, मतलब कि मेरा कहने का ये नहीं है कि आप अपने घर का बंटवारा करने लगेंगे तो आप सरकार से कहेंगे भाई मेरे घर का बंटवारा मेरी मर्जी मैं कैसे करूं। नहीं, उसके भी नियम है अपने यहां। आप कहने लगे भाई मेरी मर्जी में 50 शादी करूं या 55, तेरे क्या लेना देना। फैमिली लॉ भी है हमारे देश में। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सिर्फ व्यापारिक चीजों में तो कानून लगेगा और मेरी निजी चीजों में कानून नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा आइलैंड खरीद लो और बस वहां बस जाओ। कोई एक आध बादल, कोई एक आध स्वर्ग नरक, कोई लोक ले लो, ठीक, भगवान से तपस्या करके कि भाई यहां तो मेरा ही राज चलेगा, वो अलग बात है। या तो मैं अकेले ही रहूंगी यहां पे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देश में हैं तो आपको दूसरों से डीलिंग करनी पड़ेगी, और वो डीलिंग चाहे पर्सनल जीवन में हो चाहे प्रोफेशनल मतलब बिजनेस जीवन में हो, आपको लॉ का पालन करना है। यूनिफॉर्म एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है। These rules are to be followed in dealings with other person। ठीक है जी, these dealings which need law shall be both personal and business dealings। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया। तो जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम भारत का पूरा संविधान पढ़ने नहीं जा रहे। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन के लिए जो अप्लीकेबल सेट ऑफ चैप्टर्स हैं सिर्फ हम वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर टोटल हमें बताया गया कि 6 टॉपिक हमें पढ़ने हैं पहले चैप्टर में। इस पहले चैप्टर के जो 6 टॉपिक्स हैं उन 6 टॉपिक्स में से हम पहला टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि हम लॉ क्यों पढ़ें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा हमने पढ़ लिया कि लॉ का विशेष पर्पस ही क्या है। और तीसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सबसे पुराना लॉ कहां पाया जाता है, सबसे पुराना कानून कहां पर मिलता है, किसने बनाया पुराना कानून, आइए वो जरा समझते हैं। 1.3 हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। देखिए, मैं यहां पर 2 कानूनों के बारे में आपको बताऊंगा। आपके सी इंस्टीट्यूट में 2 कानून के बारे में डिस्कशन किया गया है। वैसे अगर आप गूगल करने बैठेंगे तो आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट आपको हिस्ट्री के ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो भारत के हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो इंटरनेशनल हैं। आपको इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है दोस्तों। मैं समझ सकता हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हमारे अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी मेरे अंदर भी बहुत क्यूरोसिटी होगी, आपके अंदर भी होगी, लेकिन आपके लेवल पर मुझसे कहीं 1000 गुना ज़्यादा होती है। जब बच्चा नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में एंटर करता है तो उसके जोश का लेवल बहुत सुपर हाई होता है, बिल्कुल। तो कृपया इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वो जोश हमें सीमित मात्रा में रखना है। हमें ओवर जोश नहीं रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है मेरे दोस्तों, लेकिन अति आत्मविश्वास बेहद खराब चीज है, बर्बाद कर देने वाली शक्ति रखती है। अगर आपने अति आत्मविश्वास कर लिया कि भाई मेरे को तो सब पता है, मेरे घर में तो बहुत सारे लॉ के जानने वाले हैं, मैं तो बचपन से ही लॉ में पढ़ा बड़ा हूं। अरे भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जो पन्ने लिखे हुए हैं, यदि आप वो पढ़कर नहीं जाएंगे, वो लिखकर नहीं जाएंगे, वो एग्जाम में लिखकर नहीं आएंगे, तो आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे समझ आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। माफ कीजिएगा कृपया। तो ज्ञान से नहीं पास होते हैं आप, स्ट्रैटेजी से पास होते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट में आंसर क्या लिखना है अपने को। अब जैसे मैं हिस्ट्री में आपको अभी लिखवाऊंगा, मेरे पास केवल 2 ही ऐतिहासिक तथ्य लिखे हुए हैं, केवल 2 ही फैक्ट्स सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब में यूज करे हैं। तो आपने भी माय लॉर्ड ये 2 ही यूज करने हैं। ज्ञान के भंडार बनकर सीए नहीं करा जाता है, ज्ञान का भंडार बनने के लिए सीए किया जाता है। मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान का भंडार बनने के बाद सीए नहीं किया जाता, सीए बनने के बाद ज्ञान का भंडार आप बन पाते हैं। तो
कृपया समझिएगा कि ना इधर का कुछ पढ़ना है ना उधर का कुछ पढ़ना, जो भाई करवा रहा है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मुताबिक करवा रहा है, बस खाली वो ही करना है प्लीज, ठीक है? डोंट थिंक अदरवाइज, कुछ भी नहीं। तो भाई देखो, हमारे पास दो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसमें एक है पहला रिटन कानून कौन सा है। जैसे आपने सुना होगा कि कई ऐतिहासिक आपने पड़ाव पढ़े होंगे, सेवरल हिस्टोरिकल स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि ओरल बोला हुआ कानून देश में बहुत मिलता है, दुनिया में बहुत मिलता है। लिखित वाला कानून, राइटिंग वाला लॉ सबसे पुराना कब और कैसे लिखा गया, किसने लिखा, और सबसे डिटेल्ड वाला लॉ कब और किसने लिखा, वो मेरे पास फैक्ट्स हैं, मैं आपको लिखवाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे ओल्डेस्ट लॉ राइटिंग वाला कौन था। लिखिए, ओल्डेस्ट लॉ इन राइटिंग, राइटिंग वाला, ठीक है, इज कोड ऑफ, ये नाम ध्यान से लिखिएगा, हम्मुराबी। अब मुझे पता है जैसे ही आप ये नाम सुनेंगे आप का मन करेगा देखें कि ये कौन था, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों। बेबीलोन साम्राज्य के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, राइट? बेबीलोन किंगडम के बारे में आपने सुना होगा, बस उनका ये कानून था। इतना आप याद रखिए, जितना मैं लिखवा रहा हूं बस उतना लिखेंगे तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है सर? दिस वॉज मेड in time of Babylon during, हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है इसका, 1792 to 1758। राइट? तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स दोस्तों आपको पता रहने चाहिए, इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि पहला रिटन लॉ कोड ऑफ हम्मुराबी था, उसको इस समय के अंदर लिखा गया, राइट? पॉइंट 3, दिस लॉ was carved on stones and these such stones were placed on roads, सड़क पर उनको लगा दिया गया, on roads so that general public can read them, general public can read them for compliance, for compliance मतलब फॉलो करना। जनरल पब्लिक कैन रीड देम फॉर कंप्लायंस, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें, राइट? इसी साम्राज्य में ऐसा हुआ कि जजेस भी अपॉइंट करे गए। लिखें आप, ड्यूरिंग दिस टेन्योर judges were also appointed, judges were also appointed to award punishments, to award punishment। अब एक बात बताऊं मैं, विशेषकर उन बच्चों को जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी अंडर इम्प्रूवमेंट है। अब जैसे आप यहां पर शब्द देख रहे हो, अवॉर्ड पनिशमेंट, देख रहे हो आप एक शब्द अवॉर्ड पनिशमेंट। अगर आप सामान्य रूप से इसको लिखोगे जनरल भाषा में तो आप लिखोगे गिव पनिशमेंट। जजेस को अपॉइंट करा गया टू गिव पनिशमेंट। तो आप क्यों लिख रहे हो टू गिव पनिशमेंट? जब मैं लिखवा रहा हूं अवार्ड तो आप भी अवार्ड लिखो भाई। कई बार क्या होता है, बच्चे चाहते हैं, जिनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती, वो ऐसे ना पन्ने को लेते हैं, जैसे कि ये मान लो डिक्शनरी है, और वो ऐसे डिक्शनरी को अपने हाथ में रखते हैं और ऐसे याद करते हैं अवार्ड मतलब टू गिव, अवार्ड मतलब टू गिव, मतलब याद करते हैं वो कि हमें वर्ड मीनिंग याद हो जाए इंग्लिश में। बचपन में हमने भी दोस्तों बहुत करें।
लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आप वर्ड मीनिंग से वर्ड सीखने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बड़ा दिक्कत होगी और बाद में आप भूल भी जल्दी जाएंगे। आप इसे एज इट इज याद कर लीजिए ना। अवॉर्ड पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट देना, बात खत्म। गिव शब्द भी तो पहली बार जीवन में कभी सुना ही होगा ना आपने, इसको भी एज इट इज याद कर लीजिए। तो फिर आपको अलग से वर्ड मीनिंग याद नहीं करने पड़ेंगे। जब हम स्वयं कुछ लिख रहे होते हैं तभी हम अपने अंदर वो शब्द बसा लेंगे तो सदा सदा के लिए बस जाएगा, नहीं तो दिक्कत ही होगी। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको ये बताने वाला था कि एक कानून था कोड ऑफ हम्मुराबी जो हमने पढ़ लिया। ये सबसे पुराना कानून है, लेकिन ये सबसे पुराने कानून के बारे में पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है सबसे डिटेल्ड कानून कौन सा है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, 12 टेबल्स बोलते हैं उसको, कभी आपने बचपन में सुना हो तो। बचपन मतलब कभी स्कूल में कोई डिस्कशन उस पर हुआ हो तो। पॉइंट नंबर 5, हाँ जी, ओल्डेस्ट लॉ in detailed form is found in Rome, right? इटली में है ना, रोम में ये पाया गया। It is called 12 tables। इसको 12 टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 टैबलेट्स पर ये लिखा गया रोम में। ब्रॉन्ज मेटल होता है ना एक, उसकी टैबलेट्स बनाकर उसके ऊपर ये लिखा गया। पॉइंट नंबर 7, दिस वॉज रिटन ऑन ब्रॉन्ज tablets and they were 12 in number. They were 12 in number, 12 थी वो, तो इसलिए उसको 12 टेबल्स कहते हैं। बड़ा मशहूर कानून है ये, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरली कम आते हैं आपके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल को आने लगे तो आपको पता रहना चाहिए। जैसा भी एग्जाम का पैटर्न है वही वो चेंज हो सकता है, अपने को सारी जानकारी पूरी रहनी चाहिए, पक्की रहनी चाहिए। ठीक है ना। ये 450 BC में बनाए गए। दिस लॉ डेट्स बैक टू 450 बिफोर क्राइस्ट। 450 BC का ये कानून है, इसको नोट कर लिया आपने। तो आउट ऑफ द 6 टॉपिक्स दैट वी हैड इन चैप्टर नंबर 1, this first topic is finally done. We'll move on to the second topic now. हमारा सेकंड हेडिंग है लॉ के इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, व्हाट इज लॉ। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने पहला टॉपिक शुरू किया होगा तो मैंने आपको ये कहा था अभी कुछ मिनट पहले कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक सीए के स्टूडेंट को स्पेशली जब वो लॉ पढ़ाया जाता है तो उसके मन में ये चलता ही है कि लॉ क्यों पढ़े। उसके मन में ये नहीं चलता लॉ होता क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया हर व्यक्ति को होता है लॉ के बारे में। लॉ इज सेट ऑफ रूल्स, राइट। तो बहुत समझने की कोशिश करें आप कि कानून क्या है, इसको दूसरे नंबर पे रखा गया, और कानून हमें क्यों पढ़ाना है ये पहले नंबर पे रखा गया। ठीक है ना। व्हाट इज लॉ अब हमारे सामने आएगा। चलिए, तो पहली हेडिंग हमने समझ ली थी, पहली हेडिंग के तीनों टॉपिक हमने समझ लिए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। टोटल हमारे जो चैप्टर है उसके अंदर 6 अलग अलग कंटेंट हैं। सेकंड इज व्हाट इज लॉ। व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखना शुरू करिए। लॉ इज, लॉ क्या है, इज अ सेट ऑफ obligations and rights। वाह भाई वाह, यहां पर आप चेक करिए, सेट ऑफ रूल्स नहीं लिखा है। जनरल भाषा में आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी डिस्कस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपसे कोई कुछ पूछने नहीं आ रहा, कोई कुछ सोचने नहीं आ रहा आपके बारे में, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग सीए फाउंडेशन पेपर यू हैव टू फॉलो व्हाट सीए इंस्टीट्यूट इज सेइंग, राइट? तो सीए इंस्टीट्यूट क्या कहना चाहता है? लॉ एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है और एक सेट ऑफ राइट्स है, राइट? ये दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि जब जब आपको ऑब्लिगेशन दी जाएगी तब तब आपको अधिकार भी दिया जाएगा। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, राइट? सच ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। जिसकी भी सरकार हो, पहले राजाओं की सरकार होती थी, अब मंत्रियों की सरकार है, किसी की भी सरकार हो, सच ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट की बुक में दोनों शब्द यूज करे गए, ऑब्लिगेशंस भी और ड्यूटी भी। मैंने यहां पर राइट ऐड किया है बस। ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज के साथ साथ राइट्स भी लॉ के अंदर ही पाए जाते हैं और ये दोनों आपको प्रदान करे जाते हैं, ये दोनों आपके ऊपर लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? सरकार के द्वारा। और ये सब क्यों किया जाता है लिखेंगे, These are imposed on us. These are imposed on us to ensure social welfare and justice. Social welfare and justice. Full stop. समाज कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज मर्यादा में ना हो। कोई व्यक्ति नियम का पालन ना करे और सब कहे कि हमारा भला नहीं हो रहा, तो भाई कैसे भला होगा? तो हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब बढ़िया रहें, सब अच्छे रहें, इसके लिए जरूरी है कि सब नियम को माने। तो सरकार की, राजा की, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती ही है नेचुरली कि उनको इस बात को फॉलो करवाना होता है कि सब लोग लॉ फॉलो करें, राइट? लिखिए पॉइंट नंबर 4, these obligations and rights are put in the form of written rules which are collectively called law. जितनी भी जिम्मेदारियां सरकार को आपके ऊपर लादनी है, जितनी भी जिम्मेदारियां सरकार आपको देना चाहती है, आपकी जिम्मेदारी किसी के अधिकार भी हो सकते हैं, तो वो सब कुछ एक लिखित रूल्स के रूप में आपके सामने रखी जाती है और उन रूल्स को कलेक्टिवली हम लॉ कहा करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। आपको बधाई कि चैप्टर के जो 6 हिस्से थे उसमें से 2 हिस्से पूरे हो गए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हिस्सा इतना ही छोटा था, व्हाट इज लॉ। तीसरा हमारा हिस्सा है सोर्सेस ऑफ लॉ। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई ये पूछे कि लॉ कहां से बनता है, सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से लॉ उठा के ले आते हो और बना देते हो, नहीं। सोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ के इनपुट्स कहां से मिलते हैं। जैसे मान लो हमें कानून बनाना है या जितने भी कानून बने हुए हैं उनको बनाने के लिए कहां से शुरुआत करी जाती है, उनको बनाने के लिए इनपुट्स कहां से लिए जाते हैं, कैसे पता चलता है कि इसका कानून बनना चाहिए, उसका कानून बनना चाहिए, कहां से हमें इनपुट्स प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लॉ। अब मान लो आप गूगल करोगे तो आपको बड़े सारे सोर्स की लिस्ट मिलेगी, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, राइट, मेन सोर्स, ऑक्सिलरी सोर्स, ये लंबा बड़े बड़े पैराग्राफ आपको 2-2 पेजेस के मिलेंगे। आपने वो नहीं करना है दोस्तों। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सीए फाउंडेशन में हैं, राइट, आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, आप वकालत नहीं पढ़ रहे हैं, आप जुडिशरी या लेजिस्लेचर का अध्ययन नहीं कर रहे इस वक्त। आपको चैप्टर 1 समझना है ऑफ योर 100 मार्क्स पेपर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना सीमित होकर पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं।
सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ। पॉइंट 1 लिखना शुरू करें। सोर्स ऑफ लॉ मीन्स, सोर्स ऑफ लॉ मीन्स इनपुट सोर्सेस। इनपुट सोर्सेस मतलब, इन सिंपल वर्ड्स, sources which provide inputs for making law are called sources of law, are called sources of law. For example, right, हमारे देश में हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides power to central government, provides power to central government। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? जो पूरे देश की एक सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है? जो आपके स्टेट के अंदर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक एंड प्रेजेंट budget for the nation, budget for the nation। तो अब जरा आप सोचिए, अगर हम इस उदाहरण को समझें तो भारत सरकार को बजट बनाने की शक्ति कहां से मिली? केंद्र सरकार को यह पावर कहां से प्राप्त हुई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बजट एक कानून है और इस कानून का सोर्स क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोर्स समझ गए सर? जहां से आपको शक्ति प्राप्त होती है कानून बनाने की, जहां से आपको इनपुट्स प्राप्त होते हैं कानून बनाने के लिए, जहां से आपको पता चलता है कि हाँ ये कानून है, ये कानून हम बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो अन्य भाषा में भी हम इसको लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इन अदर वर्ड्स, sources which give birth to law are called sources of law, are called sources of law। जहां पर भी कानून को जन्म प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। अब संविधान से जन्म प्राप्त होता है, अदालतों के फैसलों से जन्म प्राप्त होता है कानून को, पार्लियामेंट में बैठ के वो जो लोग डिस्कस करते हैं वो असल में लॉ बनाते हैं, वहां जन्म मिलता है कानून को। तो हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास 4 स्पेसिफाइड सोर्सेस बताए गए हैं हमारे सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के द्वारा। 4 सोर्सेस। अब होने को संसार में 40 होती हूं, हमें उन 40 से कुछ नहीं देखना है, हमें मोहब्बत करनी है अपने इंस्टीट्यूट से और उसके मटेरियल से और उसके नोट्स से और उसके क्वेश्चन बैंक से और उसके ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो कर लेगा वो पार भी कर लेगा, जो नहीं करेगा उसका मन अपने मन में रहे, मत बंसी है। ठीक है ना? फॉलो इंस्टीट्यूट्स, राइट? इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने का खतरा आपको मोल नहीं लेना चाहिए। और ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएं फाउंडेशन लेवल पर ही उतना अच्छा है, नहीं तो फाइनल में जाके समझ आती है बच्चे को कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था। ठीक है, चलिए लिखें। फॉलोइंग आर द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। Following are the main sources of law in India। हमारे पास 4 अलग अलग सोर्स हैं। पहला लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, राइट? दूसरा स्टैट्यू मतलब लॉ,
made by parliament, made by parliament, parliament and legislative assembly, parliament and legislative assembly, right? प्रेसिडेंट्स मतलब राष्ट्रपति जी वाला प्रेसिडेंट नहीं, यहां पर सी लगा हुआ है। प्रेसिडेंट मतलब जुडिशियल डिसीजंस, जजों के जो फैसले होते हैं। भाई जजों ने जो फैसले दिए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कानून बन गए, और क्या भाई, समाज के लिए तो वो कानून बन गए। कस्टम एंड यूसेज, कस्टम एंड यूसेज होता है दोस्तों चली आ रही, पुराने जमाने से चली आ रही मान्यताएं और परंपराएं। कभी कभी कानून ऐसा कभी नहीं करता कि पुरानी परंपराओं को तोड़े। हाँ, किसी परंपरा से अगर सामाजिक नुकसान होता है, कोई समस्या होती है तो बात अलग है, लेकिन वैसे आइडियली नोबडी वांट्स टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल, राइट? तो इसलिए ऐसा नहीं करा जाता। अच्छा, एक दो बातें मुझे और लिखवानी थी, वैसे सोर्सेस तो पूरे हो गए। कि ये जैसे आपने अभी देखा कि कानून एक तो पार्लियामेंट बनाता है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में विधानसभा बोलते हैं और इसको संसद बोलते हैं। तो अपने को ये लिख लेना चाहिए कि जो कानून है वो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। जो पार्लियामेंट बनाएगी वो पूरे देश में, और जो स्टेट असेंबली बनाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी उनके अपने राज्य के अंदर, ठीक है, और कहीं पर नहीं। चलिए लिखें, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट shall extend to whole of India, right? And laws made by legislative assembly मतलब विधानसभा, legislative assembly of the state will apply only in that particular state. Only in that particular state, वो केवल वहीं पर लगेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? पक्का। और कानून बनाने की शक्ति ना असल में संविधान में 3 टुकड़ों में बटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोस्तों 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसको, कि इसमें जो मैटर लिखे हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये दूसरी लिस्ट है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। ये तीसरी लिस्ट है, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राइट? लिखें आप पॉइंट नंबर 6, Constitution of India provides 3 lists of matters on which central and state government can make law. वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं वो भी लिख लेते हैं। पहला, यूनियन लिस्ट, इसमें पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताई गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन मैटर्स पर लॉ बना सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट या कॉमन लिस्ट, मैटर्स ऑन विच, वो मामले जिन पर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक पावर्स। राइट, क्लियर हो गई बात। तो ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कानून बनाने का। जीएसटी, उसमें दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य का भी अपना जीएसटी और केंद्र का भी अपना जीएसटी। राइट, समझ आ रहा सर आपको। तो हमने यहां पर 3 हिस्से हमारे पूरे कर लिए। अब हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के। जो हमारा कॉन्सेप्ट 4 है उसके अपने 3 हिस्से हैं। मतलब जो हमारी बुक में टॉपिक नंबर 4 है दोस्तों, उसके 3 अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। 4A में हमारे पास है लॉ बनाने का प्रोसेस, 4B में हमारे पास है लॉ के टाइप्स, और 4C में एक टर्म है नेचुरल जस्टिस, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। क्योंकि आप यकीन मानो मेरा दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक ऐसा शब्द है ना जो हजारों बार तुम्हें दिखेगा जब तक तुम सीए बन नहीं जाते, और उसके बाद तो जिंदगी में वो दिखता ही रहेगा नेचुरल जस्टिस। कोई भी जजमेंट पढ़ोगे उसमें यूज हो ही जाता है नेचुरल जस्टिस शब्द। तो सोचो सीए फाउंडेशन में तुम्हारी कितनी अच्छी फाउंडेशन बनाई जा रही है कि तुम्हें आगे कुछ भी दिक्कत ना हो लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने में, या अपनी प्रैक्टिस करने में, या अपने एम्प्लॉयमेंट के परस्यू करते वक्त। चलो दोस्तों, तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं, टॉपिक नंबर 4 पर आते हैं, और मैं 4 की जगह 4A हेडिंग डाल रहा हूं ताकि हम 4A, 4B और 4C अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हमारा ये वाला हेडिंग कहता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, आपने सुना होगा दोस्तों, भारतीय संसद के 2 हिस्से हैं। एक है हाउस ऑफ स्टेट्स, एक है हाउस ऑफ पीपल। इफ यू पुट दैट इन हिंदी, वी हैव राज्यसभा एंड वी हैव लोकसभा। राइट, वो कभी आपने बचपन में सिविक्स में पढ़ा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, बट फिलहाल जो भी वो होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून नहीं आता। पहले कानून का प्रपोजल आता है, उसका ड्राफ्ट वर्जन आता है, उस पर डिस्कशन होता है, और फिर वो अप्रूव होता है। तो अप्रूवल से पहले वाला जो ड्राफ्ट होता है, कॉपी होती है, पेजेस होते हैं, उसको एक्ट नहीं बोलते, उसको लॉ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बिल। कानून ही है वो, लेकिन क्योंकि वो कानून पर अभी चर्चा चल रही है, कानून अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, तो उससे पहले वाला जो समय है उसको क्या बोलते हैं, बिल। उस पन्ने को, उस कागज को जिस पर कानून लिखा है। लेकिन एक बार लोकसभा, राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दें तो फिर वो बन जाता है एक्ट। ठीक है, तो अप्रूवल से पहले वाले कानून को बिल कहेंगे, प्रस्ताव है वो केवल, और अप्रूवल के बाद वाले कानून को एक्ट बोलेंगे, अधिनियम। ठीक है, आइए लिखते हैं। अभी बिना नंबर डाले 2 लाइनों का एक छोटा सा पैराग्राफ है, फिर नीचे स्टेप्स लिखेंगे। लिखिएगा, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन जनरल। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली बात करो तो बड़े सारे स्टेप हैं। लॉ मिनिस्ट्री में भी जाता है, वो ड्राफ्ट बनता है, लैंग्वेज कमेटी उसको चेक करती है, और बड़े सारे खतरनाक स्टेप्स है, उसमें नहीं जाना अपने को। अपन सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन जनरल विच आर फॉलोड in the process of making law. In the process of making law. Step 1 लिखिए, proposed law, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल, is presented to and passed by Lok Sabha. In English it's called House of the Peoples. Step 2 लिखेंगे, proposed law
जिसको हम कहते हैं बिल, इज प्रेजेंटेड टू एंड पास्ड बाय राज्य सभा, which is called House of the States, right? Step 3, after acceptance of Lok Sabha and Rajya Sabha, comma, Honorable President of India provides his consent. माननीय राष्ट्रपति महोदय या महोदया की कंसेंट फिर प्राप्त हो जाती है और ये कानून बन जाता है। राष्ट्रपति जी के साइन के बाद कानून ये बन जाता है। बस लागू होने के लिए इसको एक नोटिफिकेशन चाहिए, अखबारों में छपता है कि हाँ जी इस तारीख से ये लागू होगा। The bill becomes act immediately after the assent of President, and then it is published in the official gazette. ऑफिशियल गैजेट को अगर आप समझना हो तो मैं समझाता हूं कैसे समझेंगे इसको। ऑफिशियल गैजेट, और ये लागू कब से होता है? जो भी डेट गैजेट में नोटिफिकेशन में छपी होगी। दोस्तों ऑफिशियल गैजेट समझने के लिए थोड़ा पुराने समय में चलो, महाराजाओं के जमाने में। जब महाराजा अपने आदेश देते होंगे तो वो भी कहीं लिखा जाता होगा। अगर हम मान लें कि राइटिंग्स होती होंगी, कपड़ों पे ही होती थी, लेकिन लिखा तो जाता था। कपड़ों पे, तांबे पे, ताड़ के पत्तों पे, कहीं भी लिखा जाता हो भाई, लेकिन लिखा जाता था। तो सोचो, राजा की आज्ञा, राज आज्ञा, चार्टर, एक ऐसा कागज जिसके अंदर राजा का पत्र छपा है, उसी को तो राजपत्र बोलोगे हिंदी में। तो वो राजपत्र अंग्रेजों के जमाने में ऑफिशियल गैजेट हो गया। बस गवर्नमेंट की चिट्ठी जनता के नाम, देखो भाई ये कानून बन गया, मान लो, नहीं फॉलो करोगे अंदर कर देंगे। ये होता है ऑफिशियल गैजेट। सिंपल। क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आ गया जी? जो भी डेट लिखी होती है उस डेट से ये लागू हो जाता है। बिल बनने के, वो एक्सेप्टेंस के पहले उसे बिल बोलते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद उसे एक्ट बोलते हैं। 4A खत्म। कितना नन्ना सा टॉपिक था। आइए शुरू करते हैं 4B। हमने 4A प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 4B टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, टाइप ऑफ लॉ दोस्तों भारत या कहीं और भी उतने ही प्रकार के होते हैं जितने भारत में। ये सब कॉमन से टॉपिक्स हैं। तो आइए पहले 2 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखेंगे बिना किसी नंबर डाले, और फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज पढ़ेंगे। लिखिएगा, फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ लॉ। पहला, एक होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ ऐसे कानून जो डील करते हैं ऐसे मामलों से जो आपसी रंजिश के नहीं है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ गलत नहीं करा, कॉमन रॉन्ग करा, जिसने पनिशमेंट मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए व्यक्ति के साथ, उसके लिए बनता है क्रिमिनल लॉ। लिखेंगे आप, क्रिमिनल लॉ
means set of law to prescribe punishment and procedure to award such punishment. मतलब हम कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं कर रहे, मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा, परिवार और परिवार के बच्चों में झगड़ा, राइट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में झगड़ा, वो नहीं है यहां पर। यहां पर है हत्या, राइट, यहां पर है किडनैपिंग, यहां पर है स्मगलिंग। आप कोई क्राइम कर रहे हो, ठीक है, और उस क्राइम पर आपकी पनिशमेंट आपको सहनी पड़ेगी। और उस पनिशमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कोर्ट की कार्रवाई होगी, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे बेल होगी, ये सब कुछ हमारे देश में दोस्तों इंडियन पीनल कोड अब तो था, लेकिन अभी भी इंडियन पीनल कोड कुछ समय तक रहेगा। इंडियन पीनल कोड का नाम सुनते ही आपको समझ आ रहा होगा इसमें पेनल्टीज की लिस्ट है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। और इंडियन पीनल कोड अभी अभी सरकार ने रिप्लेस करा है बीएनएस। अब इसका नया वर्जन आया है भारतीय न्याय संहिता। ये नया वर्जन है इंडियन पीनल कोड का। इंडियन पीनल कोड का नया वर्जन आप जरा समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया पहला टाइप क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ का उदाहरण भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। क्या उदाहरण है? आईपीसी, इंडियन, एक और है भी लिखूंगा, इंडियन पीनल कोड, जिसमें सिर्फ पेनल्टीज ही पेनल्टीज लिखी हैं। बस मैं बता रहा था कि पहले भारत में इंडियन पीनल कोड था, अब वो खत्म हो रहा है, राइट, और उसकी जगह क्या आ रहा है? भारतीय न्याय संहिता। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो ये उड़ चुका हो और ये आ चुका हो, ठीक है दोस्तों। अभी इंस्टीट्यूट की बुक में इंडियन पीनल कोड वर्ड ही लिखा है, कल को बदलेगा तो बदला हुआ पढ़ लेंगे। वैसे तो बदल के बाद क्या हो जाएगा? न्याय संहिता। दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। कि प्रोसीजर क्या है, जमानत कैसे होगी, अरेस्ट कैसे होगा। लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स भी दोस्तों रिप्लेस हो रहा है और इसकी जगह क्या आ चुका? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। तो ये है बीएनएस और ये है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये नए कानूनों के नाम है दोस्तों। आपको थोड़े भारी लग रहे होंगे, बट मैं क्या करूं, नाम यही है कानून के। अब आजकल ऐसा ही चलन है अपने यहाँ, अच्छा चलन है। चलो फिलहाल अपने को समझ आया कि पहली कैटेगरी है क्रिमिनल लॉ की। इनका फोकस होता है पनिशमेंट प्रदान करने में, जस्टिस देने में। जिसने गलत करा उसको सजा मिले और जिसके साथ गलत हुआ उसको न्याय मिले। दूसरा लिखते हैं सिविल लॉ। ये कौन सा कानून है? These law talk about dispute resolution। दो लोगों के बीच में जो झगड़े हैं उसको निपटाने के लिए बनाए जाते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। They are referred when parties accuse each other for not fulfilling their obligations।
फॉर नॉट फुलफिलिंग देयर ओब्लिगेशंस। क्या मतलब हुआ इसका? ये कानून डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं। दो लोगों के बीच का आपसी विवाद जो है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। दो लोगों का विवाद हमेशा कब होगा? एक ही केस है, वो कहेगा तूने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो कहेगा आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, एक दूसरे के ऊपर ही तो आरोप लगेंगे। वो सॉल्व करने के लिए ये है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब आपके कोर्स में भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे, नेगोशिएबल हम पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स हम पढ़ेंगे, सब अपने कोर्स में है। पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी लॉ, वो सब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आएगा। अभी हम चैप्टर 1 है, ये सब सिविल लॉ है। चलिए तीसरा लिखते हैं, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? लिखेंगे, कॉमन लॉ रेफर्स टू जुडिशियल प्रेसिडेंट, in simple words, judgments given by courts become a common rule to be followed by all. Become a common rule to be followed by all. भाई आप एक बात सोचो कि हम एक बार किसी से कुछ पूछें और वो एक बार हमें अपना फैसला सुना दे, फिर वही बात या वैसी ही बात दोबारा लेके चले जाएं उसके पास, तो वो क्या कहेगा? वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन इट। तो वही बात अदालत में हो रही दोस्तों, जो जज साहब एक बार कह चुके, फिर बार बार जज साहब के पास वो बात लेकर जाओगे तो जज क्या बोलेंगे? It has already been decided earlier, right? So we'll follow the same principle. It's a common thing. Common मतलब ये वैसा ही है जैसा पहले था। It's a common thing, right? एक कहावत है लैटिन भाषा में, मैं लिख के लाया हूं, Doctrine of stare decisis. Once it has been decided, it is done forever. एक बार ये हो गया तो बस you need to stand by what has been decided. आपको मानना पड़ेगा हमेशा के लिए कि जो ये फैसला एक बार हो चुका बस वो हो चुका। पुनर्विचार अदालत करती है, वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक तो जो है वो है। लिखिए, कॉमन लॉ follow a principle of, प्रिंसिपल का नाम जो है वो कोर्ट्स में लिखना, लैटिन भाषा का कोड है ये, कोर्ट है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। देखो भाई ये याद कर लेना जरूरी, मेरे पास तो कागज रखा है, ठीक? मेरा पेपर नहीं एफसीए फाउंडेशन का कल, आपका है, तो आपको याद करना है, ठीक है? बच्चा बोले बताओ, है मास्टर को खुद याद नहीं है तो मैं मुझे क्या करना याद करके, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है सर? प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस, विच मीन्स, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? विच मीन्स we need to stand by what has been once decided by the court, what has been once decided by the courts. एक बार जो डिसीजन हो गया बस वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। What has been once decided by the courts. Clear? Good. चलिए, इसका एग्जाम्पल देने की इसलिए जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि अदालत रोजाना नए नए फैसले देती ही रहती। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक बार फैसला हो गया, वो हमेशा के लिए निपट गया, उसको अब आप वो नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहा मैं कि चैलेंज नहीं कर सकते, मैं बस ये कह रहा हूँ जब तक बदल नहीं दिया जाता फैसला तब तक के लिए तो वो कानून ही है,
ठीक है, चलो हमारा 4B खत्म। अब हम पढ़ेंगे हमारे 4th टॉपिक का तीसरा हिस्सा 4C, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। नेचुरल जस्टिस अगर आप मुझसे कहो ना जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, तो नेचुरल जस्टिस किसी भी लिखे हुए कानून से मेरी नजर में ऊपर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेचुरल जस्टिस नेचर है, लेकिन नेचुरल जस्टिस और नेचर दोनों एक जैसे हैं। भाई किसी व्यक्ति के पास, बहुत ईमानदारी से समझिए, किसी व्यक्ति के पास सबूत कम है, तो वो ये साबित नहीं कर पा रहा, बहुत ध्यान से समझिए, कि मैंने ये मर्डर नहीं करा, मैंने ये हत्या नहीं करी, वो ये साबित नहीं कर पा रहा। लेकिन जो ऑपोजिट वाली पार्टी है, उसके पास भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि इसी ने मारा है। तो नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि यहां तो डाउट है, ना इसके पास प्रॉपर सबूत है, ना इसके पास प्रॉपर सबूत है, तो फिर तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने सुना होगा मशहूर कहावत है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या है ये? नेचुरल जस्टिस। प्रकृति के नियम जब आप सुनते होंगे, बिल्कुल वैसे ही कुछ नियम यहां पर है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी खुद का जज ना बने। नेचुरल जस्टिस में हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 4 पॉइंट है जो मैं भी आपको लिखवाऊंगा। नेचुरल जस्टिस में आप समझने की कोशिश करें, ये 4 बातें तो हमारे लिए बहुत आसान है, हम लिख लेंगे, लेकिन काम की बात यह है कि आपके दिल में अगर आपको बसाना हो हमेशा के लिए कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो क्या समझना है। नेचुरल जस्टिस कहता है कॉमन जस्टिस, कॉमन सेंस पर आधारित जस्टिस। कुछ कॉमन चीजें होती हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर हियरिंग में डेट बढ़वाना चाहता है, वो कह रहा है भाई मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, मेरे को जज साहब समय दो, तो समय मिलता है उसको। भाई आप ये कहते हैं कि भाई दैट्स ऑल माय लॉर्ड, अब मुझे कुछ नहीं कहना, वो अलग बात है, फिर जज साहब फैसला सुना दे, बट इफ यू आर आस्किंग फॉर द टाइम यू विल गेट द टाइम। नेचुरल जस्टिस होता है जब हम अदालतों में एक तरफा फैसला नहीं होने देते, अदालत दोनों पक्षों को सुनती है। एक आदमी कह रहा है मेरे साथ गलत हुआ, तो जिसने गलत करा हम उसकी भी सुनते हैं। जिस व्यक्ति पर आतंकवादी होने का आरोप लगता है उसके लिए भी हम वकील देते हैं। और नेचुरल जस्टिस क्या चाहिए आपको, इसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, जिस पर मेरे पास 4 पॉइंट है। मासूम सी बातें हैं, मिलकर लिख लेंगे, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिल में ये टॉपिक बस चुका है। ठीक है, आओ। नेचुरल जस्टिस पॉइंट 1, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड इसका लैटिन भाषा में जो शब्द है वो है जस्ट नेचुरल, इज कॉल्ड जस्ट नेचुरल, राइट। इसको बोलते हैं जस्ट नेचुरल, राइट। पॉइंट नंबर 2 लिखें, दिस सेज दैट नो वन कैन बी a judge in himself, को आप अपनी वकालत कर सकते हैं, आप अपने जजमेंट नहीं दे सकते। नो वन, राइट, कैन बी अ जज इन हिमसेल्फ। इसको लैटिन भाषा में भी लिख लो, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं नेमो जोजेक्स इन कॉसा सुआ। ये शब्द आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। सीए इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं पता, वो लैटिन भाषा वाला सेंटेंस दे दे और उसके आगे लिखे दे डिस्कस और 5 नंबर का क्वेश्चन बना दे, और वही लाइन हिंदी में पूछ ले नेचुरल जस्टिस पर टिप्पणी करिए तो आप लिख लेंगे। तो ये शब्द अपने पास रहने चाहिए, राइट। चलिए, नेमो जोजेक्स, राइट, इन कॉजा सुआ। कोई भी व्यक्ति अपना जज ना बने, दोनों पक्षों को बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए, दोनों पक्षों को अपनी बात सामने रखने का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद ही फैसले होने चाहिए।
both parties in any matter, civil or criminal, must be given an opportunity of being heard. बोलने का मौका, must be given an opportunity of being heard, मतलब सुनवाई का मौका, एक ही बात है। उसके बोलने का मौका मतलब आपके सुनने का मौका, एक ही तो बात है। Given an opportunity of being heard before any judgment। इसका भी लैटिन भाषा में ब्रैकेट में लिख लो, इसके लिए भी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट की बुक में। देखो, इसीलिए मैं कह रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आपने नहीं जाके पढ़ने की जरूरत है। आप मेरे पास आ गए, बस हम सब कुछ कवर कर लेंगे। आपने कुछ कहीं से छूने की जरूरत ही नहीं है। मन करे पढ़ो, मन करे ना पढ़ो, मेरी सलाह मानो तो कुछ मत करो। बस क्लास में जो हो रहा है वो करते जाओ, एक बार क्लास में और एक बार घर पे कर लेना, बस। फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लैटिन भाषा में लिखते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, राइट। ये अब लिखिए फोर्थ पॉइंट। पहले देखो, इस बात को देख लेना कि तुम्हें ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक नेचुरल जस्टिस के अंदर पॉइंट और है कि अदालतों के द्वारा दिए जाने वाले फैसले नेचुरल जस्टिस के लिए, आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए, न्याय करने के लिए, किसी के साथ गलत ना हो जाए ये करने के लिए अपने ही पुराने किसी जजमेंट को ओवररूल कर सकते हैं, लेकिन कानून को ओवररूल नहीं कर सकते। ऐसे समझो जैसे हम जज साहब की आंखों में ये द्रव्य दृष्टि आ गई, या उनको सिक्स्थ सेंस आ गई, या उनको ऐसा पक्का फील आ रहा है कि भाई ये आदमी अपराधी नहीं हो सकता, लेकिन सारे सबूत मजबूरन उसी के खिलाफ इशारा कर रहे हैं, तो हमें सजा सुनानी पड़ रही है, मजबूरी है। इसमें सिक्स्थ सेंस क्या कर लेगी, इसमें हमारा मन क्या कर लेगा, इसमें हमारी इच्छा क्या कर लेगी। लेकिन अगर कोई टेक्निकल पेच फंसता है, अपना ही पुराना जजमेंट हमने ऐसा दिया है लेकिन इस केस में हम उसे बदलना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कॉमन लॉ कैन बी ओवररूल्ड बिकॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट जजेस कैन नॉट ओवररूल देयर द लॉ इटसेल्फ, राइट। कानून नहीं बदल सकते वो। आइए लिखेंगे टू मेंटेन नेचुरल जस्टिस, टू मेंटेन नेचुरल जस्टिस, कॉमा, कोर्ट्स कैन ओवरराइड मतलब उसको हटा करके अपना नया फैसला सुना देना, ओवरराइड कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब अरे उन्हीं के फैसले, जुडिशियल प्रेसिडेंट, बट दे कैन नॉट ओवरराइड लॉ इटसेल्फ, राइट। वो लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते, लॉ को नहीं चेंज कर सकते। क्लियर हो गई जी बात? पक्का समझ आ गया आप सबको? बिल्कुल स्पष्ट हो गई ये बातें? ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पूरा हुआ। अब टोटल आपको याद होगा, टोटल हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट हैं। उन 6 कॉन्सेप्ट में शुरू के जो 4 कॉन्सेप्ट हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 5th और 6th कॉन्सेप्ट।